फिर आता है मेरी फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट पूरा खत्म होता है, उसके सारे फंक्शंस यहाँ पर खत्म होते हैं कि क्या क्या फंक्शंस वहाँ पर थे, जिससे हमने देख लिया कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर 2 बॉडीज आती हैं, 2 हाउसेज आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो भी उसकी पावर्स हैं वो, ठीक है। अब हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो थे, उनका जो भी अपॉइंटमेंट था, जो भी प्रोसीजर था, जो भी क्वालिफिकेशन थी, वो मैं इसके पहले वाले वीडियोस में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक क्लास में मेंशन था, और क्या क्या फंक्शंस होते हैं हाई कोर्ट के, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, क्या उनका कंट्रोल होता है, क्या कंट्रोल मेरा हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट पे रखता है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। बाई चांस अगर हाई कोर्ट का क्वालिफिकेशन आ जाता है, अपॉइंटमेंट आ जाता है, किस बेसिस पे है, तो वो मैंने मेंशन पहले ही समझा दिया था। तो देखते हैं, हाई कोर्ट आर ऑल्सो कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड का जो कोर्ट होता है, जहाँ पर हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। तो ऊपर लेवल पे हम लोग को पता है सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सबसे ऊपर लेवल वाला कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आता है मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द रिकॉर्ड्स ऑफ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट कैन बी यूज्ड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट फॉर डिसाइडिंग केसेस। तो जो भी बेसिकली क्या है कि जो समझ लो कि आप सपोज कर लो कि हाई कोर्ट ने जिन जिन केसेस पे अपना जजमेंट दिया है, ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल लो कि कोई मर्डर का केस था, ठीक है, और हाई कोर्ट ने उस पर अपना जजमेंट दिया है, और वैसा ही केस मेरा नीचे वाली कोर्ट में आया है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया है, तो उस केस में जो भी रिकॉर्ड होगा उन जजमेंट का वो हाई कोर्ट के पास होगा। तो उस केस में सबऑर्डिनेट कोर्ट उन जजमेंट से उनसे एक रेफरेंस ले सकती है कि कैसे उसको अपना जजमेंट वहां पर देना है, उन रिकॉर्ड से वो हेल्प ले सकती है, ठीक है। फिर है, ऑल हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू पनिश ऑल केसेस ऑफ कंटेम्प्ट बाय एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन। और हाई कोर्ट के पास ये पावर है लोगों को पनिशमेंट प्रोवाइड करने की, अगर किसी ने कोई भी ऑफेंस, कोई भी क्राइम किया है तो, ठीक है। अब हाई कोर्ट का आता है ज्यूरिडिक्शन एंड फंक्शन। तो हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, वो चीज यहाँ पर हम देखते हैं। सो सबसे पहले आता है मेरा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। The High Court of Bombay, Calcutta, Madras possess original jurisdiction in civil and criminal cases arising within these towns. So they are authorized to hear a civil case involving property of value of rupees 20,000 or more. This is an exclusive right enjoyed by these 3 High Court. अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि कोई भी सिविल केस है, कोई भी ऐसा केस है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, उस केस को सुनने का बेसिकली काम, उस केस पे अपना जजमेंट देने का जो राइट है, वो मेरे बेसिकली किसको दिया गया है, इन 3 हाई कोर्ट को दिया गया है, जिसमें बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास आ जाता है। तो ये जो 3 जो मेरे हाई कोर्ट्स हैं, इनके पास बेसिकली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का वो फैसिलिटी मिली हुई है, या हो सकता है वो सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस भी हो सकता है, मतलब मर्डर का केस भी वहां पर हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इनको अथॉरिटी मिली हुई है कोई भी सिविल केस को हेयर करने की, उस पर अपना जजमेंट देने की, जहां पर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी जिसकी वैल्यू 20,000 या 20,000 से ज्यादा है, उस केस में मेरे हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर केस को सुन सकते हैं, ठीक है। और ये एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ इन्हीं 3 हाई कोर्ट को ही मिली हुई है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट आ जाता है, ठीक है। फिर है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट से इन लोगों को क्या मिला हुआ है, द हाई कोर्ट हैव बीन एम्पावर्ड टू इशू रिट इन ऑर्डर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर भी बेसिकली क्या है कि हाई कोर्ट को वो पावर मिली हुई है कि वो रिट बेसिकली इशू करे कि फंडामेंटल जो उनका जो भी पर्सन है जिसका भी फंडामेंटल राइट बेसिकली नहीं इंश्योर हो रहा है, वहां पर वो इन्फोर्स कर सकते हैं कि आप ये फंडामेंटल राइट को इशू करो, इनको इन्फोर्स करो, ठीक है। और कुछ और केसेस में भी इनको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मिला है, जैसे कि ऑल हाई कोर्ट पोजेस ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन केसेस रिलेटिंग टू डाइवोर्स, विल, एडमिरलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इन सारे केसेस में भी हाई कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मिला हुआ है, ठीक है। और ये तो हमें पता ही है सेकंड कि हाई कोर्ट हैज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सो हाई कोर्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर आल्सो कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। ईच हाई कोर्ट हैज द पावर टू पनिश ऑल केसेस ऑफ इट्स कंटेम्प्ट बाय एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, जो हमने अभी देख लिया। फिर है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो हमने जुडिशियल रिव्यू में देखा हुआ है कि कोई भी एक्शन या फिर कोई भी डिसीजन को बेसिकली कोर्ट्स जो रिव्यू करते हैं कि वो डिसीजन जो था वो उसकी लीगैलिटी को बेसिकली चेक करना होता है जुडिशियल रिव्यू, और ये पावर मेरी हाई कोर्ट को मिली हुई है। So like the Supreme Court of India, each High Court also enjoys the power of judicial review. It has the power to declare any law or ordinance unconstitutional if it is found to be against the Constitution of India. मतलब कोई भी लॉ या फिर कोई भी डिसीजन, कोई भी ऑर्डिनेंस ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उस केस में हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सके, और वहां पर वो जो लॉ होगा वो नल या वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। और यही पावर मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास भी है, ठीक है।
नेक्स्ट पावर है पावर ऑफ सर्टिफिकेशन. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस decided by a high court, an appeal can go to the Supreme Court only when it is certified by the High Court that such an appeal can be made. तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट ने डिसाइड किए हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो भी डिसीजन है लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उस केस में वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो अपील लेके जा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है इसको आप लोग इसमें जजमेंट प्रोवाइड करो. और उसमें वहां पर क्या होगा कि हाई कोर्ट जो है वहां पर उनका सर्टिफाइड होना जरूरी है. उनको वहां पर बेसिकली बताना होगा कि ये अपील हाँ हाई कोर्ट ने ही बनाई है, हाई कोर्ट ने ही बेसिकली मेड करी है. ठीक है. फिर आती है मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो हाई कोर्ट की होती है. सो इट हैज़ द पावर टू सुप्रिटेंड एंड कंट्रोल और सबऑर्डिनेट कोर्ट. तो जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि अगर समझ लो कि कोई भी अगर लेवल पे है, अगर आपसे ऊपर लेवल पे है तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है. ठीक है. उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को कंट्रोल कर सकता है. उसी तरह से हाई कोर्ट के नीचे कौन सा कोर्ट आ गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ गए, तो इसको ये कंट्रोल कर सकता है. उसी तरह से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसको कंट्रोल करने का काम मेरे हाई कोर्ट का होता है. उसको कंट्रोल करने का, उसको सुपरवाइज करने का पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है. नेक्स्ट इट कैन इशू वन रूल रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट. तो जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो वर्किंग है उसको पूरा रेगुलेट करने का काम भी मेरे हाई कोर्ट का ही होता है. उसकी पावर उनको मिली हुई है. नेक्स्ट इट कैन आस्क फॉर डिटेल्स ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट. तो जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, बेसिकली सपोज करो कि कोई एक केस था, ठीक है, वो मेरे सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पर्टिकुलरली वहां पर कोई जजमेंट दिया, पर पर्टिकुलर जिसका भी वो केस था वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो हाई कोर्ट के पास जाएगा. तो हाई कोर्ट उस केस में उन्होंने क्या जजमेंट दिया, क्या प्रोसीडिंग्स हुई, क्या उसकी पूरी डिटेल जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो ले सकती हैं. ठीक है. फिर इट कैन ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम वन कोर्ट टू द अनदर एंड कैन इवन ट्रांसफर द केस टू इटसेल्फ एंड डिसाइड द सेम. तो हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो एक पर्टिकुलर केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर केस है वो खुद को भी ट्रांसफर कर सकता है और वहां पर वो अपना डिसीजन या जजमेंट प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है. It has the power to investigate or inquire into the record or other connected document of any court subordinate to it. और कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर जो भी केस चल रहा है, जो भी मैटर्स हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशन करने का काम भी मेरे हाई कोर्ट के पास ही है. ईच हाई कोर्ट हैज द पावर टू अपॉइंट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ एंड डिटरमाइन देयर सैलरीज. और जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं हाई कोर्ट के, उनकी सैलरीज को बेसिकली डिफाइन करना, उनके अलाउंसेस क्या होंगे, उनके पास क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या सर्विस होंगी, वो उन सबको डिसाइड करने का काम भी मेरे हाई कोर्ट का ही होता है. ठीक है. फिर है मेरी पोजीशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट. सो द हाई कोर्ट ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया. दे आर द पार्ट्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम बिलो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो जैसे मैंने बताया कि जुडिशियल सिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के बाद मेरे हाई कोर्ट्स आते हैं. ईच हाई कोर्ट इज द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज सच इट फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्योंकि हाई कोर्ट का जो फॉर्मेशन है, जो क्रिएशन हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जो हाई कोर्ट है वो अपना जो भी काम करते हैं, जो भी फंक्शन करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करते हैं. Each High Court enjoys full autonomy of working. These are under the administrative control of Supreme Court, but these enjoy full freedom to administer justice. तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड कंट्रोल है हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है. लेकिन फिर भी हाई कोर्ट के पास वो फ्रीडम है, वो पावर है कि वो अपना जो जस्टिस है, अपना जो डिसीजन है, अपना जो जजमेंट है, बेसिकली वो फ्रीडम और फ्रीली दे सके. ठीक है. High Court have been effectively playing their role in protecting the fundamental rights and constitution from unnecessary restriction of the government. और हाई कोर्ट के पास ये बेसिकली पावर दी हुई है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके, जो हमने देखा हुआ है. फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या हो जाता है, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ इंडिया आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब यहाँ पर हमने हाई कोर्ट की बात खत्म कर दी है. अब हम देखते हैं हाई कोर्ट से एक नीचे लेवल के कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, जो कि होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट. तो जैसे मैंने बताया कि ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं फॉर वन और मोर डिस्ट्रिक्ट टुगेदर टेकिंग इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ केसेस, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन द डिस्ट्रिक्ट. दे एडमिनिस्टर जस्टिस इन इंडिया एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर लेवल का हो गया, हाई कोर्ट उससे नीचे लेवल का. फिर हाई कोर्ट के नीचे लेवल का मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, जो कि जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, जजमेंट प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. These courts are under administrative control of high court. देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया ऊपर मेरे सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट, उसके बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि हाई कोर्ट का
कि इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर मेरे हाई कोर्ट आते हैं, ठीक है। तो इसको ये कंट्रोल करता है। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को कौन कंट्रोल करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं मेरे हाई कोर्ट। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं एंड द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर सब्जेक्ट टू एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। और एपेलेट ज्यूरिडिक्शन का क्या मतलब है कि आप अपील कर सकते हो। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर पर्टिकुलर केस में जो भी डिसीजन दिया, जो भी जजमेंट दिया, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो वहां पर आप अपील ले जा सकते हो हाई कोर्ट के पास कि आप पर्टिकुलर केस में अपील दो, मतलब आप पर्टिकुलर केस में जजमेंट दो, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं मेरे सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो मैंने बता दिया कि एवरी स्टेट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट्स द हाई कोर्ट एट इट्स एपेक्स बॉडी। बीनीथ द हाई कोर्ट द सबऑर्डिनेट जुडिशरी कंप्राइजेस अदर कोर्ट। तो जिसका अभी हम लोग आगे डायग्राम भी देखेंगे कि हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट लेवल पे और बहुत सारे कोर्ट्स आ जाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 पार्ट कंटेन्स प्रोविजन कंसर्निंग सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th पार्ट है उसके अंदर मेरे सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड चीजें हैं। Delineated in Articles 233 and 237. Subordinate courts are bifurcated into civil and criminal categories. तो subordinate courts के अंदर civil cases भी डील हो सकते हैं और criminal categories के cases भी डील हो सकते हैं। Civil courts have, मतलब बेसिकली यहाँ पर civil courts हो गए और criminal courts हो गए। So civil courts have jurisdiction over डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग। तो सिविल कोर्ट्स के अंदर क्या हो गए? ऐसे सारे डिस्प्यूट जिसपे जहां पर प्रॉपर्टी है, मैंने बताया भी था सिविल कोर्ट्स मतलब जहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हो रही हैं, ससेशन या फिर ओनरशिप है कहीं पर किसी कंपनी से रिलेटेड, यहाँ पर किसी भी चीज से रिलेटेड, ओनरशिप से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, जो भी मैटर्स होंगे वो मेरे सिविल कोर्ट्स में होंगे। दीज केसेज आर एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू द सिविल प्रोसीजर कोड। और जो सिविल प्रोसीजर कोड में जो भी चीजें बताई गई होंगी उसके हिसाब से यहाँ पर जजमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अब सिविल कोर्ट्स में क्या हो गया? प्रॉपर्टी से रिलेटेड और ओनरशिप से रिलेटेड चीजें आ गई। क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या हो गया? क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर ऐसी चीजें जो इन सब ऑफेंसेस से रिलेटेड है, जैसे कि मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, आर्सन, चीटिंग, असॉल्ट, रेप। तो यहाँ पर ये सारे मैटर्स जो होंगे वो सिविल कोर्ट में डील किए जाएंगे। दे फॉलो प्रोसीजर आउटलाइन द क्रिमिनल। तो यहाँ पर इंडियन पेनल कोड में जो भी चीजें मेंशन है, जो भी प्रोसीजर मेंशन है कि पर्टिकुलर केस में क्या जजमेंट दो, वो चीज वहां पर फॉलो की जाएगी। Both civil and criminal courts are categorized into 3 levels based on factors such as nature of dispute or crime, the value of property involved in civil court and the severity of offense in criminal courts. तो further जो है वो civil और criminal courts divide किए गए हैं 3 levels पे, जिसमें लेवल क्या है कि क्या डिस्प्यूट या क्राइम का क्या नेचर है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है बेसिकली उसकी वैल्यू क्या है, उसके ऊपर सिविल कोर्ट्स में और क्रिमिनल कोर्ट्स में जो भी मेरा ऑफेंस हुआ है, जो भी मर्डर हुआ है या फिर जो रॉबरी हुई है, चीटिंग हुई है, जो भी हुआ है उसकी सीवियरिटी क्या है, उसके बेसिस पे यहाँ पर फर्दर कैटेगराइजेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने समझाने के लिए बना दिया कि सबसे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के नीचे और भी बहुत सारे कोर्ट्स हैं, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं जिसमें सिविल कोर्ट आ गए, क्रिमिनल कोर्ट आ गए, ठीक है। उसमें आ गए सिटी काउंसिल कोर्ट, सेशन जज, उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, फिर कोर्ट्स ऑफ स्मॉलर कॉजेस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर भी 2 तरह के कोर्ट आ गए, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सब कोर्ट, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो आप लोग देख सकते हो कितने सारे कोर्ट मेरे हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं, ठीक है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल कोर्ट बेसिकली मेन है। उसके बाद फर्दर कैटेगराइजेशन करा गया है कि जैसे जैसे क्या सीवियरिटी है, क्या नेचर है मेरे क्राइम का या ऑफेंस का, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या मतलब है कि हाई कोर्ट जो है उसका क्या कंट्रोल है मेरे सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर, वो बेसिकली यहाँ पर है। सो इट स्टेट्स दैट द हाई कोर्ट कैन विथड्रॉ अ केस पेंडिंग बिफोर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। द केस कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इटसेल्फ और सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड रिटर्न बैक टू द सेम कोर्ट। In the second case, the opinion tendered by the High Court would be binding on the subordinate court. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज करो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास एक कोई केस आया जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट के पास वो पावर है कि वो उस पर्टिकुलर केस को वहां से हटा दे, उसको वहां से विथड्रॉ कर दे, ठीक है। या फिर दूसरे केस में हो सकता है कि जो हाई कोर्ट है उसने जो पर्टिकुलर डिसीजन या फिर कोई भी जजमेंट दिया, तो उस केस में सबऑर्डिनेट कोर्ट उससे बाइंड हो जाता है कि उसको उस जजमेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। It also deals with matter pertaining to posting, promotion, grant of leave, transfer and discipline of member therein। और उसी के साथ इन सारे मैटर से भी उसको बेसिकली उन्होंने हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन मानना पड़ेगा, ठीक है। हाई कोर्ट हैज द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उस पर पूरा
अथॉरिटी रहती है हाई कोर्ट की। इन दिस रिगार्ड इट अपॉइंट्स ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू बी मेड बाय चीफ जस्टिस और सच जज ऑफ हाई कोर्ट एज द चीफ जस्टिस may डायरेक्ट. However, the governor of the state may be rule required that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the court shall be appointed to any office connected with the court except after consultation with the State Public Service Commission. तो ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन यहाँ पर क्या था कि जो भी हाई कोर्ट होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, और जो भी अपॉइंटमेंट होता है, जो भी ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है वहाँ पर, उस पे पूरा कंट्रोल मेरे हाई कोर्ट का होता है, और जो कंसल्टेशन होती है वो भी मेरे हाई कोर्ट के जजेस से होती है। ठीक है, तो इसी तरह मेरा पूरा हाई कोर्ट का टॉपिक, सबऑर्डिनेट कोर्ट का टॉपिक पूरा खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मेरी यूनिट 2 भी खत्म होती है। इसके बाद हम लोग यूनिट 3 शुरू करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।